हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में और आईटी सेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी क्यों म्यूचुअल फंड सडनली आईटी सेक्टर में बायर बन गए हैं, खास करके इन्फोसिस में। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि समीर अरोड़ा, जो कि एक वेल नोन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 25 ईयर्स के बाद आखिर क्यों इंडियन आईटी स्टॉक से एग्जिट कर लिया, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद हम एफआईआई बाइंग के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं कि एफआईआई किस तरीके से स्ट्रांगली इंडियन मार्केट्स को बाय कर रहे हैं। और उसके बाद एज यूजुअल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड आईटी स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखिए तो जो यूएस के टेक कंपनीज हैं उनमें हमें अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया की आईटी सेक्टर कंपनीज, आईटी सर्विसेज कंपनी में हमें थोड़ी बहुत ही रिकवरी देखने को मिल रही है और कुछ ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन्फोसिस का अगर 1 ईयर का रिटर्न आप देखिए तो अभी भी वो 10% डाउन है। एचसीएल में ऑफकोर्स हमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है और करीब 12% का रिटर्न एचसीएल टेक दिखा रहा है, जो कि लगभग निफ्टी के गेन्स के बराबर है। अगर आप टाटा कंसल्टेंसी की सर्विसेज को देखें, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? फ्लैट रिटर्न्स। और वहीं अगर विप्रो में देखिए तो करीब 13.64 की गिरावट एक साल में हमें होती हुई दिख रही है। तो जिस तरीके से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है यूएस टेक कंपनीज में, वो हमें इंडियन आईटी टेक कंपनीज में देखने को नहीं मिल रहा है। और उसकी क्या वजह है, थोड़ी देर में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आईटी सेक्टर के साथ खास करके हमारी जो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया था और मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जिस तरीके की ग्लोबल सिनेरियो हमें देखने को मिल रही है, खास करके बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हमें टर्मोइल देखने को मिल रहा है यूरोप और यूएस में। और हम जानते हैं दोस्तों कि इंडियन आईटी सर्विसेज के पास जो सबसे ज़्यादा बिजनेस, करीब 44% बिजनेस जो होता है वो बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर से आता है और वहीं पर हमें टर्मोइल देखने को मिल रहा है। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बीएफएसआई से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को मिलता है और वहाँ पर ही टर्मोइल चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बजट कट्स किए जा रहे हैं और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम रीजन वाइज रेवेन्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? नॉर्थ अमेरिका से आता है। और वंस अगेन नॉर्थ अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा रिसेशन का फियर है, कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो दोनों तरीके से जो मार जो है इंडियन आईटी सर्विसेज को हमें देखने को मिल रही है। इस वजह से आप देखिए ये दोनों कंपनी जो हमारी नंबर 1 और नंबर 2 आईटी सर्विसेज कंपनी है, वहाँ की हालत देखिए। टीसीएस समहाउ बेयरली जो है पॉजिटिव रिटर्न टेरिटरी में चल रहा है और उसकी वजह क्या है कि टीसीएस का पूरी दुनिया से बिजनेस आता है। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका से ही आता है, लेकिन वहाँ पे इस वजह से थोड़ा हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है। और इन्फोसिस जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसे मार देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे यूरोप और अमेरिका दोनों जगह से वहाँ पे जो है अच्छी खबर इन्फोसिस के लिए नहीं आ रही है। तो नेगेटिविटी इंडियन आईटी स्टॉक्स में बन गई है और मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों समीर अरोड़ा टोटली उन्होंने इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी से एग्जिट कर दिया है। लेकिन इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी म्यूचुअल फंड्स जो है आईटी सर्विसेज कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं और अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये अगर आप देखिए ये म्यूचुअल फंड्स की बाइंग स्टैटिस्टिक्स है। ये पिछले 4 महीने यानी कि इस साल के शुरुआत जनवरी से लेके अप्रैल 2023 तक का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कितनी बाइंग की गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बाइंग एनर्जी सेक्टर में की गई है और एनर्जी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एफआई सबसे ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं और एनर्जी सेक्टर में रिलायंस जो है सबसे बड़ा एक्सपोजर आता है दोस्तों, आप जानते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है, करीब 9,800 करोड़ की। इसके बाद अगर आप देखिए सेकंड नंबर पे आईटी सेक्टर आता है, 9,500 करोड़ की जो है म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है और उसमें सबसे ज़्यादा इन्फोसिस में बाइंग की गई है और करीब 3 करोड़ शेयर्स इन्फोसिस में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे हैं इन 4 महीनों में। और फाइनेंशियल सेक्टर में भी अच्छी खासी बाइंग की गई है, करीब 8,300 करोड़, ऑटो में 7,600 करोड़,
बैंक, प्राइवेट बैंक्स में करीब 6,000 करोड़ और हेल्थ केयर में करीब 4,000 करोड़ की बाइंग की गई है। कंज्यूमर में करीब 5,300 की बाइंग की है और पीएसयू बैंक्स में सेलिंग किया है म्यूचुअल फंड्स ने 3,600 करोड़ की। दोस्तों अगर आपको याद होगा पिछले साल के जो टॉप परफॉर्मर सेक्टर था वो था पीएसयू बैंक्स, शानदार रिटर्न्स दिखाएं, लेकिन अब लगता है ट्रेंड पलट रहा है और वहां पे हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट प्राइवेट बैंक्स में है, जिसमें कि हमारे लीडिंग बैंक्स एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा आते हैं। और इसके बाद अगर आप देखिए तो सेकंड नंबर पर आपका कंज्यूमर्स आता है और फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एनर्जी आप देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स हैं। और आईटी में भी उनकी जो है साइजेबल पोजीशंस अभी भी बनी हुई है। तो प्रश्न ये उठता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है ऑल ऑफ ए सडन जो है क्यों आईटी सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि शायद शेयर प्राइस के गिरने का एडवांटेज वो ले रहे हैं या फिर जो एक बॉटम फिशिंग जिसे कहते हैं, एक वैल्यू हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा मामला नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो बड़ी वजह है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स आईटी स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं वो ये है कि चूंकि आईटी सेक्टर में इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई है तो उनका जो पोर्टफोलियो का जो शेयर होता है वो कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ और उसमें मैंने 10% एलोकेशन आईटी को दिया। अब आईटी के शेयर भाव अगर गिरने लगा और दूसरे सेक्टर के भाव बढ़ने लगे तो क्या होगा, मेरा शेयर 10% से 8% हो जाएगा। तो मुझे वापस से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि मैं 10% का शेयर मैंने आईटी सेक्टर को एलोकेट किया है। तो इसे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कहते हैं। और इसके चक्कर में क्या है, म्यूचुअल फंड्स को ना चाहते हुए भी शायद आईटी स्टॉक्स को बाइंग करना पड़ रहा है और इसी वजह से बाइंग यहां पर इमर्ज हुई है। ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं और हो सकता है म्यूचुअल फंड्स ने भी एक आईटी स्टॉक्स के लोअर लेवल का एडवांटेज लेते हुए जो है शायद स्टॉक से पोजीशंस बनाई होगी, लेकिन जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से इतनी बाइंग इमर्ज हुई आईटी सेक्टर में पिछले 4 महीनों में वो ये है कि वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स आईटी सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, लेकिन आप समीर अरोड़ा की अगर हम बात करें जो कि 25 ईयर्स से आईटी सेक्टर के इंडियन आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहे हैं और स्ट्रांगली बुलिश रहे हैं इंडियन आईटी सेक्टर में, उन्होंने कंप्लीटली आईटी सेक्टर को एग्जिट कर दिया है। तो अगर इनके हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इनकी इन्वेस्टमेंट इंडियन आईटी सेक्टर कंपनीज में भी है और यूएस की टेक कंपनीज में भी है, लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने इंडियन आईटी सेक्टर स्टॉक्स को से पूरा अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया है। हालांकि यूएस टेक कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट अभी भी जारी है। और इसकी वजह क्या बताई जाती है कि इसके 2 मेजर रीजंस हैं। पहली चीज़ तो ये कि यूएस टेक कंपनीज जो है उन्होंने पिछले साल काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग, लेऑफ्स वगैरह की हैं और अब वो ज़्यादा एजाइल और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन गई हैं और ख़ास करके उन्होंने एआई फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है जो कि फ्यूचर के लिए उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसी वजह से आप देखिए तो यूएस के टेक कंपनीज में हमें जो है वहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिला है, लेकिन उनका ये कहना है कि इंडियन टेक कंपनीज अभी डिनायल में जी रही हैं और वो कॉस्ट कटिंग और लेऑफ्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हैं। और चूंकि ग्रोथ पे, ग्लोबल ग्रोथ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इस वजह से इंडियन आईटी कंपनीज अब उस तरीके से ग्रो नहीं करेंगी। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी जो आईटी टेक कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। यूरोप, यूएसए और वहाँ की इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और जैसे ही वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली, आप देखिए उनके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला। तो जब तक वर्ल्ड इकॉनमी ग्रो करेगी ये टेक कंपनीज भी, हमारी टेक कंपनीज भी ग्रो करेंगी, लेकिन इस वक्त ग्लोबल ग्रोथ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसी वजह से उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इट इज़ बेटर टू स्टिक टू यूएस टेक कंपनीज रादर देन इंडियन टेक कंपनीज। इसी वजह से उन्होंने इंडियन आईटी स्टॉक से पूरी तरीके से एग्जिट कर लिया है, ऐसा उनका खुद का ये कहना है। अब आइए दोस्तों क्विकली हम एफआईआई के स्टैटिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। तो एफआईआई को अगर आप देखें तो करीब 2021 जनवरी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल का अगर आप फिगर लें
तो FIIs नेट बायर बन चुके हैं और उन्होंने करीब 7.3 बिलियन US डॉलर्स की बाइंग की है। अब ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि FIIs सडनली इतनी बाइंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स आर नॉट चीप। और अगर आप देखिए तो अप्रैल के महीने तक FIIs जो है नेट सेलर थे और उसके बाद मई के महीने में उन्होंने ताबड़तोड़ बाइंग की और अब वो ईयरली बेसिस पर भी नेट बायर बन गए हैं। तो करीब 7.3 बिलियन US डॉलर्स का नेट इनफ्लो इंडियन इक्विटी मार्केट में आया है अगर हम FII बाइंग की बात करें। और अगर वही जनवरी 2021 से अप्रैल 2023 तक देखिए तो 16 क्वार्टर्स तक वो नेट सेलर रहे अगर आप 1 ईयर की फिगर को ले। तो क्या ये FII का फ्लो कंटिन्यू करता रहेगा? देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये बाइंग कहाँ से आ रही है। क्या ये किसी तरीके का राउंड ट्रिपिंग है या ये रशियन FIIs का पैसा आ रहा है, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर प्योरली हम वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दिस इनफ्लो इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो इंडियन मार्केट्स आर नो लॉन्गर चीप। और अगर आप MSCI इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो हम 56% प्रीमियम पर चल रहे हैं। ये हमें बताता है कि बाकी इमर्जिंग मार्केट से हम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अब आप ये शायद ये कह सकते हैं कि ठीक है, इंडिया तो हमेशा ही एक्सपेंसिव रहा है, तो जी हाँ, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एवरेजेस को देखेंगे तो वो भी करीब 40-45% प्रीमियम पर इंडिया का चलता है और अब हमें उससे भी ज़्यादा 56% प्रीमियम पर चल रहे हैं। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि इतने प्रीमियम पर क्या इन्फ्लोज कंटिन्यू होंगे। अगर FIIs वैल्यू हंटिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इनफ्लो ला रहे हैं, तो ज़रूर वो वैल्यूएशन को देखेंगे। और वैल्यूएशंस वंस अगेन हम ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वैल्यूएशंस आर चीप। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ कहा था कि निफ्टी में हमें 18,380 के ऊपर हमें बाय पे रहना है। और आज अगर आप देखिए तो ये हमने करीब 18,420 का करीब हाई देखा और उसके बाद से हमें लेटर हाफ में 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखिए तो 3 बजे के बाद जो है मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिली। तो अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है करीब 18,320 का है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आप अभी भी अपनी पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं तो 18,320 लेवल पर हमें एग्जिट करना है। निफ्टी को फिलहाल हमें अभी शॉर्ट नहीं करना है, हमें लॉन्ग लेवल्स को ही देखना है और हमारा लेवल है 18,380, जिस पर हम वंस अगेन री एंटर कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें फिलहाल सेल साइड पर ही रहना है, क्योंकि हमारे एल्गोज अभी सेल का सिग्नल ही दे रहे हैं। अगर बाय का सिग्नल आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। और हमारा बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का जो लेवल है वो है 43,820। तो फिलहाल इस लेवल से हम ऊपर है, इस लेवल को आने दीजिए, तभी हमें शॉर्ट करना है। और इस वक्त हमें बैंक निफ्टी को लॉन्ग नहीं करना है, लॉन्ग के लिए हमें निफ्टी को ही कंसिडर करना है, जैसे कि कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।